वालेकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज मैं सुनाती हूँ आपको अपनी कहानी पुरानी हवेली का दूसरा भाग। तनु ने अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहना और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद निहारिका जग में पानी लेकर आई। तनु ने उसे अपने पास थोड़ी देर बैठने के लिए कहा। निहारिका पहले तो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर पास ही कुर्सी पर बैठ गई। तनु ने उससे बिस्तर पर ही लेटे हुए पूछा, अच्छा निहारिका, तुम इस हवेली में ही रहती हो या कभी अपने घर भी जाती हो? जाती हूँ ना नवाब साहब, हर शनिवार को जाती हूँ और रविवार की शाम को वापस आ जाती हूँ। निहारिका ने तनु के प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा, कोई आशिक या मंगेतर है क्या तुम्हारा? तनु ने थोड़ा संकोच से पूछा। नहीं साहब, अब तक कोई नहीं। आप जैसा कहाँ मिला? निहारिका ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया, जैसे वह जानती हो कि तनु ने ये प्रश्न उससे क्यों पूछा। तनु के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जैसे उसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। लेकिन उसने अपने हाव भाव को काबू में रखते हुए निहारिका से कहा, अच्छा चलो, अब तो मैं मिल गया हूँ, अब क्या ख्याल है? निहारिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढका और वहां से भागती हुई चली गई। तनु भी समझ गया, लड़की हंसी तो फंसी, उसका आधा काम हो चुका था। बस अब इंतजार करके आंखें चार और जिया बेकरार करना बाकी रह गया था। तनु ने ठंडी आहें भरी और एक गिलास पानी पिया। थोड़ी देर में सो गया। रात का घंघोर अंधेरा बाहर छाया हुआ था और साथ ही उस पर कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। लेकिन शायद उस हवेली में किसी को चैन की नींद नहीं आ रही थी। कदमों की तेज आहट सुनकर तनु की नींद खुली। वो कुछ देर के लिए तो अपने बिस्तर पर ही लेट गया और उन कदमों की आहट को सुनकर सोचने लगा, इतनी रात को कौन टहल रहा है? हवेली में कहीं कोई चोर तो नहीं? वह अपने बिस्तर से उठा और उसने अपना नाइट गाउन डाला और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। तनु उन तेज कदमों की आहट का पीछा करने लगा। वह उसी जगह पहुंच गया, लेकिन जो उसने देखा उस पर यकीन कर पाना शायद हर पढ़े लिखे युवक के लिए असंभव था। तनु ने देखा, वही कंकाल हवेली में इधर उधर घूम रहा था। शायद वो अपना सिर ढूंढ रहा था। तनु एक तरफ बड़ी सावधानी से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और जहां उसके रोंगटे खड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर उसके मन में सवाल भी था, और वह ये था कि ये कंकाल उस तहखाने से बाहर कैसे आया? वहां तो ताला लगा दिया था। तनु उस कंकाल का बड़ी सावधानी से पीछा करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का घंटा बजाया, वो कंकाल अपने तहखाने की ओर बढ़ने लगा। तनु भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने देखा कि वह अंग्रेज का कंकाल अपने संदूक के अंदर जाकर लेट गया। फिर संदूक अपने आप बंद हो गया और ठीक उसी तरह बंद हो गया। हवेली के तहखाने का दरवाजा। तनु को बड़ी हैरत हुई ये सब देखकर। तनु सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटकर तनु ये सोचने लगा कि सबकी बात सही साबित हो गई। इस हवेली में हकीकत में भूत है, जो शायद रोजाना ही इस हवेली के चक्कर लगाता है। शायद उसे अपनी खोपड़ी की तलाश है। यह सिरकटा कंकाल इस हवेली में तब तक घूमता रहेगा जब तक उसे अपना सिर नहीं मिल जाता। लेकिन उस सिर को चुराया किसने होगा और क्यों चुराया होगा? शायद उस कंकाल की खोपड़ी कुछ ज्यादा ही कीमती है, उस कंकाल के लिए भी और उसे ढूंढने वाले के लिए भी। तनु इसी सोच में सो नहीं पाया और देखते ही देखते सुबह हो गई। सवेरे होते ही उसने नाश्ता किया और सबसे पहले तहखाने में पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर वह हैरानी में पड़ गया। उसने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने निहारिका को आवाज लगाई और उसे चाबी लाने को कहा। निहारिका फौरन ही चाबी लेकर पहुंची। उसने तनु को चाबी दे दी और तनु ने तुरंत ही ताला खोल तहखाने का दरवाजा खोल दिया।
निहारिका भी उसके साथ ही तहखाने में चली गई। वो तनु को बड़ी हैरत से देख रही थी क्योंकि तनु के माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने तनु से पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो नवाब साहब? तनु ने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई और उसे सुनकर निहारिका डर गई। तनु ने सबसे पहले उस संदूक को खोला जिसमें कंकाल रखा था। उसने कंकाल का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर उसने उस संदूक का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उसे ये लगा कि शायद संदूक में कोई ऐसा सुराग छुपा हो जो उसे कंकाल का राज बताने में मदद करे, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। फिर दोनों ने मिलकर संदूक बंद कर दिया और तहखाने का अच्छी तरह से निरीक्षण करने लगे। निहारिका ने तन्नू से फिर एक बार पूछा, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? तन्नू ने जवाब दिया, इस समय कंकाल से संबंधित हर चीज की तलाशी कर रहे हैं जो उसे उस चमत्कारी खोपड़ी तक ले जाए। तन्नू और निहारिका ने अच्छी तरह से तहखाने में हर चीज की तलाशी ली ताकि उन्हें कुछ अहम सुराग मिल जाए जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी तक पहुंचा दे। अंत में उन्हें तन्नू के अब्बू के दोस्त डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली जिसके पीछे उनका पता और फोन नंबर लिखा हुआ था। तन्नू ने अपने मन में सोचा कि ये अहम सुराग है जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है। निहारिका और तन्नू ने तहखाने को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऊपर हॉल की तरफ आ गए जहाँ शहनाज पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उसने तन्नू और निहारिका से पूछा, तुम दोनों नीचे तहखाने में क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी हवेली छोटी पड़ गई क्या जो कोना ढूंढने तहखाने में पहुंच गए थे? तन्नू और निहारिका मुस्कुराए। फिर तन्नू ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात हुए एक हादसे के बाद हम लोग कुछ ढूंढने के लिए तहखाने में गए थे। कौन सा हादसा? शहनाज ने अचंभित स्वरों में पूछा। तन्नू ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई जिसे सुनकर शहनाज मारे खौफ के थर-थर कांप रही थी, लेकिन उसने सबसे अपने डर को छुपाते हुए पूछा, अच्छा तो कुछ मिला क्या तहखाने में? तन्नू ने उसे डॉक्टर जाकिर के बारे में बताया। उसने शहनाज को बताया कि उसे डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली है जिसके पीछे उनका लंदन का पता और फोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके पता चल जाएगा कि इस अधगले कंकाल और खोपड़ी का राज क्या है। अब तुम्हारी अम्मी को दवाई देने का समय हो गया है। बाद में डॉक्टर जाकिर के बारे में पता कर लिया जाएगा। चलो जरा दवाई पिलाने में मदद करो, शहनाज ने तन्नू और निहारिका से कहा। फिर तीनों तन्नू की अम्मी के कमरे में दवाई पिलाने चले गए। तन्नू की अम्मी को दवा देने के बाद निहारिका बावर्ची खाने में नौकरी को ऊपर नजर रखने चली गई। इधर तन्नू और शहनाज हॉल में चिमनी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। शाम हो चली थी। बाहर सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। ठंड होने के कारण कोहरे ने हल्की चादर चढ़ा रखी थी। इतने में अचानक फोन की घंटी बजती है। तन्नू ने फोन का रिसीवर उठाता है और अपने कानों से लगाता है। फिर भारी स्वरों में कहता है, हेलो। उधर से भी आवाज आती है, हेलो कौन? तनवीर, मैं शहनाज का अब्बू बोल रहा हूँ। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ उनकी हालत में? शहनाज के अब्बू ने तन्नू से पूछा। तन्नू ने अपनी अम्मी का हाल उन्हें बताया और फिर शहनाज को अपनी तरफ आने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद शहनाज के अब्बू से बातें करने के बाद उनसे बोला, शहनाज भी यहीं खड़ी है, अंकल लीजिए, उससे भी गुफ्तगू कर लीजिए। शहनाज ने रिसीवर तन्नू के हाथ से लिया और अपनी दाईं तरफ कान से लगाया। फिर बोली, हेलो अब्बू, आप कैसे हैं? उधर से आवाज़ आई, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ, यहाँ काफ़ी खुश हूँ। आंटी को दवा समय से दे रही हूँ, आप इस बात की चिंता ना करिएगा, शहनाज ने आश्वासन जताते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम इस मामले में काफ़ी होशियार हो। अच्छा सुनो, मैं कल हैदर को भेज रहा हूँ। उसके स्कूल की छुट्टियाँ भी हो गई है और वह तुम्हारे पास जाने की जिद भी किए हुए हैं। शहनाज के अब्बू ने उससे कहा, ठीक है अब्बू, हम लोग यहाँ उसका अच्छी तरह से ख्याल रख लेंगे। निहारिका ने एक बार फिर आश्वासन जताते हुए कहा और गुड बाय बोलकर फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। उसने तन्नू को हैदर के बारे में बताया। उसने कहा, कल वो यहाँ पहुँच जाएगा। तन्नू ने भी प्रसन्नता पूर्वक
کہا چلو اچھا ہے، ہم سب کا دل بھی لگا رہے گا۔ حیدر 7 سال کا تھا اور شہناز کا بھائی چھوٹا بھائی تھا، جس کے پیدا ہونے کے 4 سال بعد ان دونوں کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد دونوں بچوں کی ذمہ داری شہناز کے ابو نے بخوبی نبھائی تھی۔ دونوں بچوں کو کبھی اپنی امی کی کمی نہیں کھلی۔ جہاں شہناز ایک سلجھی ہوئی سندر لڑکی تھی، وہیں حیدر بہت شرارتی اور حاضر جواب تھا۔ اس کی شرارتوں کے قصے اکثر اس کے اسکول سے سننے کو مل جاتے تھے۔ اب تک شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ حیدر کی شرارتوں کی شکایت اس کے گھر تک نہ پہنچی ہو، لیکن پڑھائی کے معاملے میں حیدر اپنی کلاس میں سب سے آگا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی اتنی شرارتوں کے باوجود اسے کبھی نکالا نہیں اسکول والوں نے۔ رات کافی ہو چلی تھی۔ نہاریکا نے تنو اور شہناز کو کھانے کے لیے بلایا۔ دونوں باورچی خانے والے ہال میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد تنو نے شہناز کو روز کی طرح گڈ نائٹ کہا اور اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں نہاریکا نے روز کی طرح پانی کا جگ اور گلاس رکھ دیا۔ تنو نے نہاریکا کو آتے اور پانی رکھ کر جاتے تک نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اس کھوپڑی اور ادگلے کنکال کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ڈاکٹر ذاکر اور ان کے کنکال کے سمبند کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ڈاکٹر ذاکر اچانک ہی لندن نکل گئے۔ ہو سکتا ہے انہیں اس زندہ لاش کے بارے میں جانکاری ہو، تبھی تو انہوں نے اچانک ہی لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنے کا آویدن کیا اور ان کا آویدن سویکار کر لیا گیا۔ تو تنو یہ سوچتے سوچتے ہی کافی رات بیت گئی کہ تبھی اچانک بڑی زوروں کی آواز سنائی پڑی، دھڑاک، جیسے کہیں کسی نے دروازے پر بہت زور سے ایک لات مار دی ہو اور دروازہ کھل گیا ہو۔ تنو حیدر اور ساوتری سے مل کر کافی خوش ہوتا ہے۔ وہ حیدر کو ایک کھلونے والی کار بھیٹ کرتا ہے۔ حیدر یہ دیکھ کر کافی اتساہت ہو جاتا ہے۔ شہناز نے ساوتری دیوی کو تنو کی امی کے بارے میں ساری جانکاری دے رکھی تھی، یہاں تک کہ انہیں یہ باتیں شہناز کے ابو نے پہلے ہی بتا دی تھی، لیکن شہناز اور ساوتری دیوی تنو کی امی کی ہی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں وہاں سے تنو کی امی کے کمرے میں چلی گئی۔ تنو حیدر ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے رہے اور کار کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی سمے بیت گیا۔ اب شام ہو چلی تھی اور سوریہ کی کرنوں کا پرکاش دھیما پڑ گیا تھا۔ حویلی کے اوپر روحانی طاقت کا سایہ ہونے کی وجہ سے رات کا بھوجن 9 بجے تک سمپن ہو جاتا تھا، تاکہ نوکر بھی فرصت پا کر حویلی کے پیچھے بنے کاٹیج میں آرام کرے۔ سارے نوکر رات کے وقت حویلی کے آس پاس بھی جلدی نہیں آتے تھے، حالانکہ اس روحانی طاقت نے اب تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہناز ساوتری اور حیدر کو سخت ہدایت دیتے ہیں کہ کسی بھی حال میں 12 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ساوتری اور حیدر سونے کا انتظام ایک ہی کمرے میں کر دیا گیا تھا۔ پہلے تو وہ ادگلا انگریزی کنکال کیول تہ خانے تک ہی سیمت تھا۔ اب اسی تہ خانے کے روشن دان سے ہی نوکروں نے دیکھا تھا، لیکن جب سے تنو اور شہناز نے تعویذوں سے بندھا ہوا تالا توڑ دیا تھا، تب سے وہ روحانی طاقت غصے میں ہال کے آس پاس کوریڈور تتھا کبھی کبھار سیڑھیوں کے آس پاس بھی گھومتا رہتا ہے۔ ساوتری نے سن کر کافی بھیبھیت ہو گئی، لیکن حیدر شہناز کی باتوں کو سن کر اس کی ہنسی اڑا رہا تھا۔ چھٹکے میاں، جب تمہارا سامنا اس سے ہوگا نا تب پتہ چلے گا، شہناز نے حیدر کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ بھوت نہیں ہوتا آپا، میں تو کتنی بار اندھیرے میں نکل جاتا ہوں جہاں سب کہتے ہیں بھوت ہے، لیکن مجھے تو نہیں دکھتا۔ میں نے کتنے بھوتوں کو بھوت بن کر ڈرایا ہے۔ حیدر نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ ساوتری اور شہناز اس بات پر ہنسنے لگے۔ رات میں کھانا پینا کرنے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ تنویر بھی اپنے کمرے میں گیا اور اپنا نائٹ سوٹ پہن کر بستر پر لیٹ گیا اور ڈائری کے باقی پنوں کو پڑھنے لگا۔
अधगला कंकाल और खजाना मिलने के एक दिन बाद ही हमारी टीम के एक साथी के साथ की अनोखे रूप में मौत हो गई। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल गई थी, जैसे सूजकर मोटी हो गई हो। उसका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, लेकिन हम सब की समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी आंखें फटकर बाहर की ओर आ गई। चेहरे पर अनजाने से खौफ का भाव था। हम सबके लिए ये एक दुखद घटना थी और एक बड़ा नुकसान भी, क्योंकि उसी सहयोगी ने सबसे पहले गुफा की खोज की थी। वह काफी होनहार नौजवान था, जिसने डॉक्टर जाकिर के लिए कई रहस्यमय स्थानों की खोज की थी। खुदाई का काम लगातार जारी था, क्योंकि ना तो इस समय मेरे पास था और ना ही डॉक्टर जाकिर के पास। इसलिए अपने साथी के गुजर जाने के गम को एक तरफ रखकर पूरी टीम बस उस बाकी के खजाने को निकालने में लगी हुई थी, क्योंकि अब तक खजाने के बारे में आसपास भी खबर फैल गई थी। ऐसा उन पास के इलाकों के मजदूरों की वजह से हुआ, जिन्हें डॉक्टर जाकिर और मेरी टीम के सदस्यों ने किराए पर खुदाई के लिए बुलाया था। हालांकि पास के गांव से वह गुफा करीब 300 किलोमीटर दूर थी और पथरीला रास्ता होने की वजह से कोई भी यातायात का साधन उपलब्ध नहीं था, सिवाय घोड़ों और खच्चरों के अलावा। हमने भी काफ़ी घोड़े और खच्चर पास के गांव से किराए पर ले लिए थे और गांव में ही डॉक्टर जाकिर की टीम के सदस्य गाड़ियां लेकर हमारे लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। पहाड़ी इलाकों पर यातायात का सबसे अच्छा साधन घोड़े और खच्चर ही होते हैं। एक दिन और बीत गया, जो काफ़ी थकाने वाला था। हमने काफ़ी कुछ खोया, लेकिन जो हमने पाया हमारी ज़िंदगी के घावों पर मरहम लगाने के लिए काफ़ी है। अगली सुबह भी काफ़ी शोरगुल के साथ शुरू हुई। अपने टेंट से बाहर आने के बाद पता चला कि एक और रहस्यमय मौत हो गई। बिल्कुल पहले साथी सुरेश की तरह ही जैकब की भी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें भी फटकर बाहर की ओर निकल आई थी और उसके चेहरे पर भी वैसा ही डर का भाव था। हम सबकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों की रहस्यमय मौत के पीछे आखिर क्या वजह थी। सुरेश और जैकब के साथ 4 और लोग थे, जिन्होंने इस गुफा को ढूंढा हो। उन सब की बाकी बचे 4 लोगों की जिंदगी भी खतरे में थी। मैंने ये बात सोची और इसका जिक्र डॉक्टर जाकिर से अकेले में किया, ताकि बाकी टीम के मेंबर्स में अफरा तफरी न मचे। डॉक्टर जाकिर भी इस बात से सहमत थे, लेकिन एक दिन की खुदाई का काम और बाकी था, इसलिए हम दोनों ने इस बात पर चुप रहने का ही फैसला किया। हालांकि हम दोनों ने निर्णय लिया कि आज की रात हम दोनों ही इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इन दोनों मौत के पीछे राज क्या है। इसके बाद हम दोनों ही गुफा की ओर खुदाई करने के लिए निकल गए। गुफा की खुदाई में प्राप्त आखिरी सोने की मूर्ति निकालकर उसके 6 फुट खुदाई और की गई। जब कुछ भी न मिला तो हम सबको यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है। आज का दिन कल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा थकाने वाला था। हम सभी टीम के सदस्यों ने आज रात आग के पास जश्न मनाया और रात को शराब पी, क्योंकि आज हम सबका काम यहाँ समाप्त हो गया था। हालांकि डॉक्टर जाकिर और मैंने खुद को होश में रखा है, क्योंकि रात होने वाली अनहोनी से रूबरू होने का मन बना लिया था। रात को हम दोनों ही अपने अपने तंबुओं से आसपास के पहाड़ों पे और तंबुओं पर नजरें रखे हुए थे। बीच बीच में अपने तंबुओं की जालीदार खिड़की से टार्च जलाकर बुझाकर एक दूसरे को इशारा भी कर दिया करते थे कि दोनों जागे हुए हैं। उस रात काफ़ी शीतलहर चल रही थी। ऊपर पहाड़ों पर भी मौसम काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से कोहरे ने गहरी चादर चढ़ा ली थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के करीब 1 बजा हुआ था। हम दोनों ने अपना ध्यान ज़्यादातर रमेश और आक्रम के तंबू पर केंद्रित करा हुआ था, क्योंकि ये दोनों भी सुरेश की टीम के साथ के सदस्य थे, जिन्हें इस गुफा के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया था। सुबह करीब 2 बजे कुछ हलचल सी दिखाई दी थी। रमेश और अकरम के तंबू में एक चमकदार लाल रोशनी से तंबू प्रकाश में डूब सा गया था। मैं और डॉक्टर जाकिर भागते हुए उस तंबू तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
रमेश और अकरम भी उसी तरह से चल बसे थे जैसे उनके बाकी 2 साथी गुजर गए थे। डॉक्टर जाकिर ने और मैं, हम दोनों ने हैरान से खड़े होकर सोचते रह गए कि आखिर उस तेज लाल रोशनी का दिखाई देने का क्या मतलब हो सकता है। उसके चलते ही अचानक 2 मौतें हो गई। उसी दिन सुबह होते ही हम लोग उस रहस्यमय गुफा से कूच करने की तैयारी में जुट गए थे। सारा सामान सही तरीके से एकत्रित करके पास ही के गांव की ओर जाने की तैयारी थी। पास का गांव भी करीब 300 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचने में कई दिन लगते। रास्ते में रहस्यमय तरीके से 2 लोगों की मौत और हो गई। अब पास के गांव वाले भी काफी डरे हुए थे। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने और डॉक्टर जाकिर ने अपनी छानबीन चालू रखी। जहां भी हमारी टीम पड़ाव कर डालती, हम लोग रात में पहरेदारी करने लगते। पिछली 2 रातों से हमसे चूक होती आई, लेकिन आज की रात हम दोनों अपनी आंखें खुली रखेंगे। 7 बजे और इस समय टीम के सभी लोग 4 अलग-अलग दिशाओं में आग जलाकर बैठे हुए थे। हंसी मजाक, नाच गाना चल रहा है, लेकिन शायद मैं और डॉक्टर जाकिर की ही इस बात की चिंता में है कि आज की रात क्या होगा, किसकी बारी है। फ्रेंड्स, इसका अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में देखिए, सुनिए। मेरी कहानियाँ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।